हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 जून 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज की वीडियो काफ़ी डिले हो गई। हालांकि मैंने कल टेलीग्राम में अपडेट किया था कि 11 बजे तक सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन कल रात में काम काफ़ी देर तक चला, जिसकी वजह से आज वीडियो अपलोड होने में देर हो गई। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूँ कि हमेशा की तरह वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएसए के बाद अब किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो डब्ल्यूएचओ को क्विट कर देगी? तो रिसेंटली ब्राज़ील ने अनाउंस किया है कि अब वो डब्ल्यूएचओ को क्विट कर देगी। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील का कहना है कि डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रो चाइना काम कर रहा है, चाइना के सपोर्ट में काम कर रहा है। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने जो है, आपको पता ही होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर बैन लगा दिया था, ये कहकर कि लांसेट मैगजीन में जो रिसर्च पब्लिश हुई है उसके अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वैक्सीन के यूज़ करने से मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है कोविड-19 पेशेंट में। अब रिसर्च सामने आया है कि जो ये रिसर्च पब्लिश हुआ था इसका सारा डाटा फेक है। ये रिसर्च सिर्फ इसलिए पब्लिक किया गया था ताकि रेमडेसिवियर वैक्सीन को प्रमोट किया जा सके और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वैक्सीन के यूज़ पर कर्ब किया जा सके, क्योंकि इनका पर्पज़ था रेमडेसिवियर वैक्सीन को प्रमोट करना और उससे पैसे कमाना। इसलिए जो है उस जर्नल को प्रकाशित किया गया था, कहाँ? लांसेट मैगजीन में। अब जो है उस जर्नल का सारा डाटा फेक पाया गया है, तो वापस से डब्ल्यूएचओ ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वैक्सीन के जो है क्लिनिकल ट्रायल पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। तो ब्राज़ील इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि ब्राज़ील ने क्या किया था, हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन वैक्सीन को यूज़ करना बंद कर दिया था, जिससे इसके यहाँ पर लोगों की मरने की तादाद बढ़ गई काफ़ी तेज़ी से। तो अब ब्राज़ील काफ़ी नाराज़ हो गया डब्ल्यूएचओ से और कहा है कि आपको तो पता ही नहीं रहता है कि किस वैक्सीन पर प्रतिबंध लगाना है और किस पे नहीं लगाना है। तो इसलिए जो है ब्राज़ील ने अनाउंस किया है कि वो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जाएगा। रिसेंटली ब्राज़ील ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि अब वो कोविड-19 पेशेंट्स का डाटा जारी नहीं करेगा, यानी कितने लोग पीड़ित हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं, ये डाटा ब्राज़ील जारी नहीं करेगा। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। ब्राज़ील की अगर बात करें तो कैपिटल है ब्रसेल्स, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो, इनको ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक भी कहते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। ब्राज़ील वर्ल्ड का एकमात्र कंट्री है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक ने मर्चेंट्स और कस्टमर दोनों के लिए समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया है? रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने मर्चेंट्स के लिए और कस्टमर्स के लिए समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया है। क्या पर्पज़ है? लॉकडाउन के बाद अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा शॉपिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें किया क्या जाएगा, जो भी लोग एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करेंगे उनको ज़ीरो डाउन पेमेंट और ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इतना याद रखिएगा, समर ट्रीट्स कैंपेन एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और याद रखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार ये इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ एंड एमडी हैं आदित्यपुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 पर ई बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली हमारे रमेश पोखरियाल जी, जो कि एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, इन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 पर ई बुकलेट लॉन्च की है। पर्पज़ क्या है इसका? इस समय ऑनलाइन लर्निंग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही है लॉकडाउन के दौरान, तो उस दौरान लोग साइबर क्राइम से बचे हुए रहें और उसके विषय में अवेयर रहें, इसके विषय में जानकारी देने के लिए इन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 पर ई बुक लॉन्च की है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए अपना फर्स्ट फूड पार्क लॉन्च किया है? तो रिसेंटली केरल ने अपना फर्स्ट फूड पार्क लॉन्च कर दिया है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। इसमें क्या होगा, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए केरल ने अपना फर्स्ट फूड पार्क लॉन्च कर दिया है। आप याद रखिएगा। केरल इस समय एक और न्यूज़ से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो है नेगेटिव न्यूज़। देखिए, एलिफेंट, एक फीमेल एलिफेंट थी, उसको पटाखों भरा यानी बारूद भरा एक नारियल खिला दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। बात करें केरल की, तो केरल इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने सभी अपने सिटीजन्स को फ्री में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने की घोषणा की है। मैंने आपको बताया था के फोन प्रोजेक्ट यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट केरल में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा तिरंगा व्हीकल केरल में लॉन्च किया गया था। क्यों? कोविड-19 की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ब्रेक द चेन कैंपेन और ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन, ये दोनों केरल से रिलेटेड हैं। आप रखिएगा, ये मैप में आप देख लीजिए, केरल है, सीएम है यहाँ के पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कुछ नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क हुआ आपका, इराविकुलम नेशनल पार्क हुआ, पेरियार टाइगर रिजर्व हुआ और मथिकेतन 16 नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने 14,000 करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज अपने सिटीजन्स के लिए अनाउंस किया है? रिसेंटली गुजरात की गवर्नमेंट ने
14,000 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज अपने सिटीजन्स के लिए अनाउंस किया है। ये है गुजरात मैप में। पर्पज़ क्या है? लॉकडाउन के दौरान जो भी इकोनॉमी को लॉस हुआ है उससे बाहर आने के लिए ये पैकेज अनाउंस किया गया है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि ओडिशा सरकार ने 17,000 करोड़ का आजीविका हस्तक्षेप प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो ये दोनों पैकेज आप याद रखिएगा। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात इस समय बहुत चर्चा में है। कुछ दिन पहले ही इसकी पुलिस ने ट्रायल किया था टेज़र गन का ट्रायल किया था। इलेक्ट्रॉनिक शॉक देती है ये। तो इंडिया की पहली पुलिस बन गई थी गुजरात पुलिस जिसने टेज़र गन का ट्रायल किया था। इसके अलावा जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है उसमें गुजरात जो है इंडिया में टॉप पे है, आप इतना याद रखिएगा। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कुछ दिन पहले गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बात करें गुजरात की तो इंडिया की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात में, आप याद रखिएगा। सीएम है यहाँ के विजय रूपानी और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत जी। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग के लिए मेघ संदेश नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रिसेंटली कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने बेंगलुरु में रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग के लिए रिसेंटली मेघ संदेश नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप याद रखिएगा, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा मौसम की। बात करते हैं कर्नाटका की तो कुछ दिनों पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इसके अलावा आपके कर्नाटक ने 4 स्टेट यानी कि कुल 4 राज्यों से लोगों के अपने यहाँ एंट्री पर बैन लगा दिया था। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ऑनलाइन कोचिंग को प्रमोट करने के लिए इन्होंने गेट सेट गो नामक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। और इस समय कर्नाटका का एक नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, जो बेंगलुरु में स्थित है। उसने अडॉप्ट एनिमल स्कीम स्टार्ट की थी, इसलिए वो चर्चा में है। कर्नाटक के सीएम कौन है? BES येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं बजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोड सेफ्टी पर नेशनल अवेयरनेस कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी जी। यही MSME के भी मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली रोड सेफ्टी पर नेशनल अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। देखिएगा, नितिन गडकरी जी। देखिए, हमारे इंडिया में प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में घायल होते हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो इस डाटा को जो है 20 से 25% तक मार्च 2021 यानी मार्च 2021 तक कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए इन्होंने रोड सेफ्टी पर नेशनल अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुब्दाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिसेंटली रिलायंस जियो के कितने परसेंट स्टेक एक्वायर किए हैं? तो रिलायंस जियो के 1.85% स्टेक जो है मुब्दाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने एक्वायर कर लिए हैं। मुब्दाला इन्वेस्टमेंट कंपनी अबू धाबी जो कि UAE की कैपिटल है, वहाँ पर स्थित एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। आप याद रखिएगा, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो मुब्दाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिसेंटली जियो के जो है 1.85% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। अब टोटल जो है 6 कंपनीज हो गई हैं जिन्होंने जियो के टोटल 18.47% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं और मुब्दाला 6वीं कंपनी है। आप देखिएगा। बात करते हैं रिलायंस जियो की तो चेयरपर्सन है इसके मुकेश अंबानी। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और रिसेंटली इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अनंत अंबानी भी शामिल हो गए हैं, जो मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। आप रखिएगा। रिलायंस जियो के सबसे पहले स्टेक किसने एक्वायर किए थे? तो फेसबुक ने 9.99% स्टेक एक्वायर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, UN रशियन लैंग्वेज डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 जून को UN रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। 6 जून को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है, जो रशियन लिटरेचर के फादर थे, नाम था अलेक्जेंडर पुश्किन, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को प्रत्येक वर्ष 6 जून को सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है उसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। आप याद रखिएगा। 4 हैं आपकी जो P5 यानी परमानेंट 5 कंट्रीज से बिलोंग करती हैं। परमानेंट 5 कंट्रीज कौन है? UK, US, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये 4 लैंग्वेज P5 से बिलोंग करती हैं। पहली इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, दूसरी होगी आपकी रशियन लैंग्वेज, तीसरी आपकी फ्रेंच लैंग्वेज और चौथी आपकी हो गई चाइनीज़ लैंग्वेज। तो ये 4 लैंग्वेज हो गई जो P5 से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा 2 लैंग्वेज और UN की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। एक है आपकी अरेबिक यानी जो अरब कंट्री से बिलोंग करती है और दूसरी आपकी स्पेनिश। तो इस तरह से आप रखिएगा, UN में टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा 6 जून को आपका वर्ल्ड पेस्ट डे भी मनाया गया। इसका पर्पज़ क्या होता है? पेस्ट मैनेजमेंट के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पेस्ट डे भी 6 जून को मनाया जाता है। रखिएगा। देखिए, इस बार ये डे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर लोकस्ट इन्वेजन हुआ है, यानी टिड्डों का अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया पैसिफिक की ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 लिस्ट में इंडिया से किस एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो रिसेंटली हैदराबाद एयरपोर्ट को ACI यानी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की जो एशिया पैसिफिक शाखा है उसके द्वारा
ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन लिस्ट में शामिल किया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट को। और किस लिए शामिल किया गया है? तो ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए शामिल किया गया है, क्योंकि जो हैदराबाद एयरपोर्ट है वो वाटर मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से करता है और 15 टू 35 मिलियन पीपल्स की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। यानी प्रत्येक वर्ष लगभग 15 से लेकर 35 मिलियन लोगों को बेहतर वाटर मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन लिस्ट में शामिल किया गया है ACI, एशिया पैसिफिक के द्वारा। आप याद रखिएगा, जो हैदराबाद एयरपोर्ट है इसका दूसरा नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप याद रखेंगे। पालम एयरपोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। दमदम कहाँ है? आपका वेस्ट बंगाल में है। और चेन्नई वाले को आप कलपक्कम एयरपोर्ट भी से भी जानते होंगे। ACI की बात करें यानी एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल, ये 1991 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के डाटा के अनुसार 2012 से लेकर 19 के बीच में कितने टाइगर्स ने अपनी जान दे दी या फिर उनकी जान चली गई? तो टोटल 750 टाइगर्स यानी 750 टाइगर्स की मौत हो गई 2012 से लेकर 2019 के बीच में। ये डाटा किसने जारी किया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये डाटा जारी किया है। और इसने ही टाइगर सेंसस पे डाटा जारी किया था। तो जो आपका टाइगर सेंसस 2018 था उसके अनुसार इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन है 2967 यानी 2967 टाइगर हैं 2018 के टाइगर सेंसस के अनुसार। ये दोनों डाटा जो है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जारी किया है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। और उसके चेयरपर्सन हमेशा जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं। इस समय कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। मैं बात करूं जो ये मौतें हुई हैं 750 टाइगर्स की, इसमें सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई हैं? तो MP में हुई हैं, आप इतना याद रखिएगा। लगभग 173 मौतें हुई हैं MP में। और जो आपका टाइगर सेंसस का आंकड़ा जारी हुआ था उसमें 2967 टाइगर्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा भी MP में ही थे। तो चाहे मौतें हों या टाइगर पॉपुलेशन हो, सबसे ज़्यादा MP से ही बिलोंग करती है। अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की तो आप याद रखिएगा 1973 में इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट राइनोसेरस यानी राइनोस के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो 2005 में लॉन्च हुआ था। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। देखिए वर्ल्ड फूड डे आपका 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन FAO ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ये दोनों फैक्ट अलग हैं, आप याद रखिएगा। इस बार वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या था? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये था इसका थीम। थीम से एक बात याद आई कि कुछ लोग कह रहे थे कि आपने बायोडाइवर्सिटी जो थीम बताया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का वो गलत बता दिया है। देखिए इस बार के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम बायोडाइवर्सिटी ही है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आप लोग बता रहे हैं, आप बता रहे हैं क्या टाइम फॉर नेचर, ये टाइम फॉर नेचर कैंपेन है, थीम नहीं है। टाइम फॉर नेचर कैंपेन रन किया जा रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाले दिन, तो इसीलिए ये टाइम फॉर नेचर भी चर्चा में था, लेकिन थीम बायोडाइवर्सिटी ही है इस बार के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बात करते हैं आपके वापस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसको WHO एंड FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर आप जरूर देखिएगा, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इस बार का जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है इसका थीम क्या है? फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी ने 17 लोगों की एक कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी यानी CDAC बनाई है। आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन है। जो आपकी CDAC है इसके अध्यक्ष हैं अशोक दलवई जी। पर्पस क्या है? जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है इस पर ये कमेटी सजेस्ट करेगी। 17 लोग इस कमेटी में हैं, अशोक दलवई इसके चेयरपर्सन हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए भी अशोक दलवई की ही अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। अब सेबी ने भी कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है सलाह करने के लिए, यानी सिर्फ एडवाइस करने के लिए कमोडिटी मार्केट पर। बात करें अगर सेबी की यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा इसको स्टैच्यूटरी पावर दी गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और अजय त्यागी हैं इसके चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस स्टेट गवर्नमेंट ने MOUs मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो रिसेंटली MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर मॉनिटर करने के लिए यानी निगरानी रखने के लिए MOUs मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लॉन्च किया गया है यूपी के द्वारा। ये है आपका मैप में यूपी। इस समय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट कई सारी इंडस्ट्रीज से और बिजनेस फर्म से MOUs पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर रही है। तो उनको मॉनिटर करने के लिए एक मैकेनिज्म लॉन्च करना जरूरी था, इसीलिए इन्होंने MOUs
मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया है। आप देखिएगा यूपी की बात करें तो ये मैप में आप यूपी देख लीजिए। सीएम हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचेता कृपलानी जी, वो भी यूपी में ही बनी थी चीफ मिनिस्टर। उसके अलावा जो गवर्नर बनी थी फर्स्ट फीमेल, वो भी यूपी में ही बनी थी, सरोजिनी नायडू जी। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूपी में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, आप याद रखिएगा। और यूपी की जो कैपिटल लखनऊ है, ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हमसा कोया का निधन हो गया रिसेंटली। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो हमसा कोया जी ये केरल से बिलोंग करते थे। संतोष ट्रॉफी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था और ये इंडिया के फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर थे। कोविड-19 से इनका निधन हो गया, आप देखिएगा। इसके अलावा ये भी जो है काफ़ी फेमस हस्ती हैं। इनका नाम है अनिल सूरी जी। ये जो है फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस प्रोड्यूसर थे, आप रखिएगा। अनिल सूरी जी फिल्म प्रोड्यूसर थे। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया कोविड-19 से। तो ऑब्जर्वेटरीज इस समय इतनी हो रही हैं कि हर बात के लिए अलग क्वेश्चन लाना पॉसिबल नहीं होगा, वरना क्वेश्चन सारे बढ़ जाएंगे। तो आप दोनों का फैक्ट याद रखेंगे, अनिल सूरी जी फिल्म प्रोड्यूसर, और ये जो आपके हमसा कोया जी हैं ये फॉर्मर फुटबॉलर हैं, कहाँ से, केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है। तो अर्नेस्ट एंड यंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EY लिखते हैं, ये एक लंदन स्थित एक प्रोफेशनल फर्म है। इसने वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया है किरण मजूमदार शॉ जी को, आप देखिएगा। ये इंडिया की पहली फीमेल कैंडिडेट हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। इंडिया से पहले भी 2 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है, जैसे उदय कोटक हुए आपके, उसके अलावा आपके नारायण मूर्ति, इनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है अर्नेस्ट एंड यंग के द्वारा, आप रखिएगा। कुछ दिन पहले ही अर्नेस्ट एंड यंग ने हेल्थ केयर एंड साइंस की कैटेगरी में भी किरण मजूमदार शॉ को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। तो आप रखिएगा, अब जो है ग्लोबल लेवल पर ऑल ओवर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनकी कैटेगरी में अर्नेस्ट एंड यंग ने किरण मजूमदार शॉ को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है 2020 के लिए। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो किरण मजूमदार शॉ हैं ये बेंगलुरु में स्थित एक बायोकॉन फार्मास्यूटिकल फर्म है, उसकी चेयरपर्सन है, आप देखिएगा। और अर्नेस्ट एंड यंग क्या है, लंदन बेस्ड एक प्रोफेशनल फर्म है। आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के SPF सर्वे के अनुसार फिनेंशियल ईयर 20 में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहेगी। तो RBI का एक SPF सर्वे है। SPF मतलब सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्ट। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसने खुद से सर्वे नहीं किया है, कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उन्होंने जो सर्वे किया था उसके डाटा कंपाइल करके इन्होंने एक सर्वे रिलीज़ किया है। उसके अनुसार इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2020 में कितनी रहेगी, -1.5%। यानी RBI का कहना है कि इंडिया की GDP जो है फिनेंशियल ईयर 2020 में 1.5% श्रिंक कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा, RBI ने कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट -1.5% रहेगी इस फिनेंशियल ईयर में। हालांकि नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने कहा है कि 7.5% रहेगी। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रख सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि RBI ने PIDF की स्थापना की है, यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। PIDF की स्थापना क्यों की थी, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल डेवलप करने के लिए इन्होंने PIDF की स्थापना की थी। टोटल 500 करोड़ का ये फंड होगा। हालांकि इनिशियल फंडिंग कितनी है, 250 करोड़ है। तो 250 करोड़ के इनिशियल फंड के साथ PIDF की स्थापना भी RBI ने की है। RBI की बात करें तो RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी कोलकाता में। 1937 में इसको कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था और 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हो गया था। उसी दौरान बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे C.D. देशमुख। वर्तमान में ये हैं RBI के गवर्नर, जो कि 25th RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, आप याद रखेंगे। देखिए, RBI से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो RBI एक्ट की किस लिस्ट में लिस्टेड होती हैं, किस शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। तो RBI एक्ट की 2nd शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं जितनी भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होती हैं। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, आप सभी ने इनका जवाब दिया था, सही दिया था। और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी लोग इनका जवाब सही देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।